और सभी अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। सबको मॉल की तरफ रवाना करने के बाद अरमान सिंघानिया वापस से एक बार फिर अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर उसने देखा कि आस्था अभी भी घोड़े बेचकर सोई हुई थी और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, शायद वह नींद में बड़बड़ा रही थी। अब जैसे ही अरमान ने ये देखा और सोचने लगा कि आखिरकार ये लड़की नींद में क्या बड़बड़ा रही है, तो ये जानने के लिए अरमान थोड़ा सा आस्था के करीब आ गया था। आस्था के करीब जाकर उसने अपना कान बिल्कुल आस्था के होठों के पास रख लिया था। आस्था नींद में सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरमान ये बात तो साफ सुन पा रहा था, लेकिन उससे आगे आस्था क्या कह रही थी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब अरमान आस्था के और करीब चला गया था। अब तो आस्था के हल्के से हिलते हुए होंठ अरमान के कानों से भी टच हो गए थे। अचानक अरमान को ऐसा लगा मानो कि उसके पूरे के पूरे शरीर में झुंझुनी सी दौड़ गई हो। वो तुरंत ही जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटा, तुरंत आस्था घबराकर उठकर बैठ गई थी। आस्था के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि जो ख्वाब वो देख रही थी, उस ख्वाब में वह राजवीर जिंदल की अपने हाथों से जान ले रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये वाली लाइन अरमान सुन नहीं पाया था। अब जैसे ही आस्था ने अरमान को इस तरह से खुद से दूर देखा, आस्था बोली, आपको क्या हो गया है, आप इस तरह से वहां क्या कर रहे हैं? क्योंकि अरमान आस्था के होंठों ने अरमान के शरीर में काफी ज्यादा कपकपी सी मचा दी थी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उसके हार्मोनियम सिस्टम बिगड़ गए थे। तभी और आस्था तुरंत खड़ी हुई और अरमान के पास जाकर उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या हुआ अरमान जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? और हमें तो आज शॉपिंग पर जाना था ना, क्या टाइम हुआ है, टाइम तो बताइए। ऐसा बोलकर आस्था को याद आया कि आज सुबह सुबह ही उन्हें शॉपिंग मॉल की ओर रवाना होना था, क्योंकि दादाजी ने उसे परमिशन दी थी कि वह अपने गांव के सभी लोगों के लिए गिफ्ट खरीद सकते थे। तो इसीलिए आस्था फटाफट से टाइम पूछने लगी थी। जब अरमान ने उसे टाइम नहीं बताया, आस्था ने तुरंत अरमान के हाथों को पकड़ा और उसकी घड़ी में टाइम देखते हुए हड़बड़ा कर बोली, ओ शीट, ये क्या हो गया, 10 बजे गए हैं और हम 10 बजे तक घोड़े बेचकर सोते रहे। अरमान जी, क्या करते हैं आप भी ना? हाँ, ये क्या किया आपने? सब हम पर गुस्सा करेंगे, स्पेशली नानी माँ। नानी माँ तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान आस्था को देखते रहा, क्योंकि आस्था जब पट पट बोलना शुरू किया करते थी तो वह जल्दी से चुप नहीं हुआ करती थी। अरमान जो कि आस्था के अनजाने किससे वैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अब आस्था के इस तरह से बोलने पर वो उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझा और आगे बढ़कर उसने अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया था और आस्था की बोलती अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अरमान से किस करने लगा था। आस्था बीच में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, उतना अरमान उसे वाइल्ड किस करता। जब आस्था सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी, तो अरमान ने आस्था को छोड़ा और आस्था घूरते हुए अरमान को बोली, ये सब क्या रहे हैं अरमान जी, ये आप क्या कर रहे हो? सुबह सुबह अभी तो हमने टूथब्रश भी नहीं किए हैं। अब जैसे ही आस्था ने बच्चों वाली शक्ल बनाकर ये कहा, अरमान बोला, चलो हम आपको टूथब्रश करा देते हैं। ऐसा बोलकर अरमान ने बड़े ही रोमांटिक लहजे में आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा बाथरूम में ले आया था। बाथरूम में लाकर उसने खुद अपने हाथों से आस्था को टूथब्रश कराया, साथ ही साथ धीरे धीरे उसको कपड़ों से अलग करने लगा था। अब आस्था थोड़ा थोड़ा शर्मा आने लगी थी और दबी हुई आवाज में बोली, हालांकि वो कितने ही बार अरमान के सामने बिना कपड़ों के आ चुकी थी, लेकिन अब इस तरह से अरमान उसे ट्रीट किया करता था, उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। उसे एकदम बच्चों वाली फीलिंग आया करती थी। इसीलिए आस्था अरमान से नजरें चुराते हुए बोली कि आप क्या कर रहे हैं? अरमान जी, हम खुद भी नहा सकते हैं, हम बच्चे थोड़े ही ना है। तब अरमान ने अपने सीधे हाथ की उंगली को आस्था के होठों पर रखते हुए कहा, श आपको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नहला रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से मुझे रोकती रही तो हो सकता है कि मैं फिर कुछ करने पर मजबूर हो जाऊं। अब जैसे ही अरमान ने कहा, आस्था सीधे सीधे अरमान का मतलब समझ लिया था, क्योंकि इस वक्त अरमान की कंडीशन उसकी आंखों के सामने थी। अरमान खुद भी शर्टलेस था, साथ साथ उसने एक लोअर पहन रखा था, लेकिन आस्था अरमान को देखकर इस बात का अंदाज अच्छी तरह से लगा सकती थी कि इस वक्त अरमान क्या चाहता है। इसलिए आस्था चुप हो गई थी, क्योंकि वह अगर अरमान को प्यार करने की इजाजत भी दे देती तो और वह उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि
अरमान का प्यार नॉर्मल नहीं हुआ करता था, बिस्तर पर वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाया करता था। इसीलिए आस्था ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। तब जल्दी ही आस्था को अच्छे से नहलाने के बाद अरमान खुद भी नहा लिया था। उसने खुद आगे बढ़कर आस्था के लिए बड़ा ही खूबसूरत पर्पल कलर का गाउन निकालता है। आस्था के लिए अरमान बिल्कुल उसी की पसंद के कपड़े चूज किया करता था। वो उसे पूरी बाजू के कपड़े पहनाया करता था, जहां से आस्था के शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दिया करता था। आस्था वो कपड़े देखकर खुश हो गई थी और उसने अरमान को गले से लगाते हुए कहा, सच में आप बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता चला कि हमें आज यही कलर पहनने का मन था? और हम चाहते हैं कि आप भी सेम टू सेम इसी कलर का कोई कोट वगैरह पहने। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही प्यार से ये कहा, अरमान ने बदले में एक छोटी सी मुस्कुराहट पास की और फटाफट से उसने आस्था को कपड़े पहना दिए थे। और उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद उसने आस्था की आंखों में काजल अप्लाई कर दिया था। आस्था के खूबसूरत रेड होठों को किसी भी तरह की केवल लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी। अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था की ओर देखा और फिर फटाफट से खुद भी उसने आस्था के साथ मैचिंग का पर्पल कलर सूट पहना। और जल्दी ही दोनों एकदम बेस्ट मेड फॉर ईच अदर बनकर वहां से शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सभी लोग तो शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे, लेकिन उनके साथ साथ शॉपिंग मॉल पहुंच चुका था प्रियंका का बॉयफ्रेंड राघव का इरादा वहां जाकर सबकी खुशियों में ग्रहण लगाने का था। सीधे सीधे तरीके से वो अरमान के साथ किसी तरह के कोई दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन छुप कर तो वह वार कर ही सकता था। इसीलिए वो सीधे सीधे आस्था को अगवा करना चाहता था और उसके बाद अरमान सिंघानिया को घुटनों पर देखना चाहता था। वही इस वक्त मॉल में कोई और भी था जो मॉल जाने वाला था। वह कोई और नहीं, वह था राजवीर जिंदल, जिसको अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करनी थी। जी हाँ, राजवीर जिंदल अपनी मरी हुई बीवी के लिए पिछले 20 सालों से हर रोज नए नए सूट खरीदा करता था, नए नए कपड़े उसे पहनाया करता था, उसकी लाश को अच्छी तरह से महंगी महंगी ज्वेलरी पहनाया करता था। तो इसीलिए वो आज फिर अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए वो भी शॉपिंग मॉल में पहुंच चुका था। लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उस शॉपिंग मॉल में अरमान सिंघानिया के साथ साथ अविनाश, साथ ही साथ आस्था भी आज उससे मिलने वाली थी। प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर कनेक्ट थी, क्योंकि वो इस तरह से सबके सामने शॉपिंग मॉल में जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। हालांकि वह गांव जाना चाहती थी, ऑलमोस्ट वो गांव जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से अरमान सिंघानिया के आदमी बात बात पर उन लोगों को गन पॉइंट्स पर ले लिया करते थे, तो उन्हें डर था प्रियंका कोई गड़बड़ी ना करें जिससे उसकी जान को कोई खतरा हो। और प्रियंका ने जो आस्था की जगह लेने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने प्रियंका को जिंदा छोड़ दिया। यही उनके लिए बड़ी बात थी, इसीलिए मनोज काफी ज्यादा डर हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका और बीवी को साफ साफ मना कर दिया था कि अगर उन्होंने गांव जाने के बारे में सोचा भी तो वो उन दोनों को घर से निकाल देंगे और उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो इसीलिए दोनों माँ बेटी घबरा गई थी, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका को इस बात की तसल्ली थी कि अगर आज आस्था अगवा हो जाती है, उसके बाद तो वह लोग बिल्कुल भी गांव नहीं जा पाएंगे। अपनी माँ सीमा को भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया था और उसकी माँ तो यही सोच रही थी कि एक जिस तरह से उस बुढ़िया ने हमें फोन करके चिढ़ाया है ना, अगर सब लोग नहीं जा पाएंगे तो अच्छा ही होगा, उसकी लाडली आस्था अगवा हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी बेटी पर कोई आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बेटी तो उसके सामने मौजूद थी। तो इसी भरम के बीच वह दोनों माँ बेटी बस इस खुशखबरी का इंतजार करने लगी थी कि कब उसका बॉयफ्रेंड फोन करके उसे आस्था के अगवा होने की खबर दे। वहीं दूसरी ओर क्योंकि नानी माँ और बाकी सब आस्था और अरमान से पहले मॉल पहुंच चुके थे, तो सभी ने वहां जाकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। आज रौनक का किसी भी तरह की कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था। रश्मि बार बार अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रही थी और रौनक से उसकी पसंद पूछ रही थी, लेकिन रौनक ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वह अपना बुझा बुझा सा चेहरा लिए चारों तरफ देख रही थी। वहीं आहान अब रौनक को इस तरह से देखकर इरिटेट होने लगा था, क्योंकि उसे तो वो बिंदास से लवली सी लड़की जो हमेशा मारधाड़ की बातें किया करते थी, उससे झगड़ा किया करते थी, इसी तरह की रौनक पसंद थी। लेकिन रौनक का एकदम से शांत होना आहान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अब 2 टी-शर्ट लेकर सीधा रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उसकी और देखकर चहकता हुआ बोला, है मिस हवा हवाई,
बताओ जरा इनमें से कौन सी शर्ट तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। आखिरकार गांव की ट्रिप से लौटने के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत शादी की शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दूँ। और शादी के बाद डोंट वरी, मैं तुम्हें शर्ट और जीन्स ट्राउज़र और तुम चाहे तो मेरे भी कपड़े पहन सकती हो। मैं तुम्हें यही कपड़े पहनाऊंगा, डोंट वरी। अरे मैं वो टिपिकल हस्बैंड नहीं हूँ जो अपनी बीवी को सलवार कमीज में देखना चाहता है। अरे मैं तो अपनी बीवी को अपने जैसे कपड़ों में ही देखना चाहूंगा। अब जैसे ही आहान ने बिल्कुल टिपिकल आदमियों वाली बात की, रौनक का दिल किया कि वह साइड में रखा हुआ गुलदस्ता उठाए और आहान के सर पर दे मारे, लेकिन फिर उसने जैसे जैसे खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और आहान को देखकर बोलती, छछूंदर जाओ जाकर अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना बोलकर रौनक वहां से हट गई थी, लेकिन तुरंत आहान एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और दोनों शर्ट को उसकी तरफ दिखाते हुए बोला, देखो इनमें से दोनों शर्ट पसंद कर लो और मैंने डिसीजन लिया है कि जैसे कपड़े तुम पहना करोगी ऐसे ही कपड़े मैं भी पहना करूंगा। दोनों सेम सेम कलर की जीन्स, सेम सेम कलर की शर्ट, सेम कलर के जूते, से कलर के गॉगल्स, चश्मा, परफ्यूम, बेल्ट। इतना ही नहीं, खुद हर चीज हम दोनों सेम सेम बिल्कुल एक जैसी खरीदा करेंगे। आहान को तो लग रहा था कि उसकी कन्वर्सेशन इस वक्त कोई नहीं सुन रहा है, जबकि मुंह खोले दादाजी, नानी माँ, रश्मि, आकाश, साथ साथ ध्रुव, जो कि बड़े ही ध्यान से उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। सुमित अभी वहां नहीं पहुंचा था, उसने आकाश को बता दिया था कि वो उसे थोड़ी देरी हो जाएगी। वही नानी माँ तो खुद को रोक नहीं पाए और कंफ्यूजन से पूछने लगी, लेकिन आहान बिटवा, अगर आप दोनों इसी तरह से सेम सेम कपड़े पहनोगे तो आप में से लड़का कौन होगा और लड़की कौन होगी, ये कैसे पता चलेगा। अब जैसे ही नानी माँ ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर ये बोला, सब लोग जो कि थोड़ी देर पहले आहान की इरिटेटिंग बातें सुन रहे थे, अब नानी माँ की बातें सुनने के बाद सब जोरों से ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम से ही काफी ज्यादा फनी सिचुएशन सी बन गई थी। वहीं रौनक भी खुद को रोक नहीं पाती और छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर भी आ गई थी और वो वहां से हटकर सीधा कहीं और जाकर बैठ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट कोई भी देखे। वहीं दूसरी ओर राधिका जल्दी ही अपने ऑफिस में पहुंच चुकी थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही उसने आज ऑफिस में एंट्री ली, सब लोग हैरानी से राधिका को देखने लगे थे। अब राधिका हैरान थी कि उसका तो आज दूसरा ही दिन है, तो इस तरह से सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब से राधिका की जॉब लगी थी तो आज उसका दूसरा दिन ही था। उसका ज्यादा दिन नहीं हुए जॉब ज्वाइन किए हुए। अब राधिका को सब लोग हैरानी से क्यों देख रहे हैं। अब राधिका थोड़ा हैरान हो गई कि उसने क्या किया है, सब लोग उसे इस तरह से क्यों घूर कर देख रहे हैं। अभी उसे अपनी डेस्क पर बैठे हुए केवल 5 मिनट हुए थे कि तभी एक पियून वहां आया और अदब से बोला, राधिका मैडम, आपको बॉस अपने केबिन में बुला रहे हैं। अब राधिका सोचने लगी कि उसके बॉस मिस्टर भारद्वाज साहब को हुआ क्या, आते ही मुझे क्यों बुला रहे हैं। उसके कंपनी का बॉस मिस्टर भारद्वाज एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने राधिका की सारी बातें सुनने के बाद उसकी काबिलियत को देखकर उसे नौकरी दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई फ्रेशर अगर इस तरह से जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस काम करते हुए तो होगा, इस तरह से थोड़ा ही ना होगा। तो ये सोचते हुए उन्होंने राधिका को अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। अब राधिका उस पियून की बात सुनकर जल्दी ही अपने बॉस से मिलने के लिए उसके केबिन में चली गई थी। उसने देखा कि उसका बॉस कुर्सी पर दूसरी तरफ फाइल लेकर बैठा हुआ था। राधिका ने जल्द ही बोलना शुरू कर दिया, जी सर, आपने मुझे बुलाया। तब उसके बॉस की आवाज आती है, राधिका, कल हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट फाइल दी थी, क्या आपने उस फाइल को पूरा पढ़ लिया। तब राधिका जल्दी से बोली, जी सर, मैंने वो सारी फाइल पढ़ लिया है। तब उसका बॉस बोला, अच्छा ठीक है, तो उसे फाइल में आपने कितनी कोटेशन रखी है और आपको क्या लगता है वह जो प्रोजेक्ट वह हमारी कंपनी को मिल जाएगा। हमने जो कोटेशन रखी है क्या वो बिल्कुल ठीक रखी है। और राधिका को समझ में नहीं आया कि वो अपने बॉस को जवाब दे तो क्या दे। तब राधिका हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन बॉस, मुझे तो नहीं पता कि कोटेशन क्या कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं फ्रेशर्स हूं और मैं आपको पहले दिन ये बात बता चुकी थी। अभी मुझे धीरे धीरे सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब उसका बॉस गुस्से से भर उठा और सख्त आवाज में बोला, एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो, जाओ यहाँ से, अब आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है।
अभी भी उसके बॉस ने अपनी शक्ल राधिका को नहीं दिखाई दी। अब राधिका पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसे तो नौकरी लगे हुए अभी तो मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे, इतनी जल्दी से उसके बॉस ने उसे फायर भी कर दिया बिना गलती के। और उसकी गलती भी नहीं बताई गई थी कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी, उसका कसूर क्या था। अब तो राधिका की आंखें नम हो उठी थी और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने क्या किया है? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकाले, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जॉब लगने के बाद राधिका को एक उम्मीद नजर आई थी कि वह अपना ख्याल रख सकती है और उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। लेकिन अब अपने बॉस की बात सुनकर राधिका थोड़ा सा डर गई थी कि वह किस तरह से अपना पेट पालेगी, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारेंगी। अब राधिका की आंखों में नमी देखकर, साथ ही साथ उसका गिड़गिड़ाना देखकर उसके बॉस के चेहरे पर एक शातिराना स्माइल आ गई थी और वो कड़क आवाज में बोला, ठीक है मिस राधिका जी, हम उसके लिए आपको एक चांस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगने होंगी। अब जैसे ही उसके बॉस ने ये कहा, राधिका तो पूरी तरह से चौंक गई थी और ना समझी मैं बोली, लेकिन मैंने गलती क्या की है और मैं किस बात की आपसे माफी मांगू? पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। अब उसके बॉस ने तुरंत अपनी कुर्सी राधिका की तरफ घुमा दिया और खड़े होकर बोला, मिस राधिका, आपकी गलती ये है कि आपने मुझे चैलेंज किया है। अब जैसे ही अपने बॉस की कुर्सी पर सीधे सीधे सुमित को देखकर राधिका के तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी और उसके होंठ कंपक पाने लगे थे। वो हैरत से बोली, आप सुमित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मिस्टर भारद्वाज कहाँ गए? क्या किया आपने उनके साथ? बोलो, जवाब दो। ऐसे बोलकर राधिका सुमित की ओर देखने लगती है। फ्लैशबैक, कल रात जब राधिका ने सबको मना कर दिया 15 दिनों के लिए गांव नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी है, तो इसीलिए सुमित गुस्से से भर उठा था और अपने कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को फोन किया। और राधिका जिस कंपनी के लिए काम किया करती थी, पूरी की पूरी भारद्वाज इंडस्ट्रीज को सुमित ने खरीद लिया था और ऑफिशियली अब और राधिका का बॉस बन बैठा था। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल चुका था कि राधिका ने मिस्टर भारद्वाज के साथ पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अकॉर्डिंग वह नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ पाएंगी। अगर उसने नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो कंपनी उस पर भारी भरकम चार्ज लगा सकती है। अब तो सुमित की बातें सुनकर राधिका ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और बेजार होकर सीधा कुर्सी पर बैठ गई। तब सुमित राधिका को हैरान परेशान देखकर उसके पास आया और उसकी और देखकर सख्त आवाज में बोला, अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा परिवार चाहता है कि तुम हमारे साथ गांव चलो तो मतलब चलो। आज से 15 दिनों के लिए तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी समझी तुम, और डोंट वरी, तुम्हारे पैसे भी नहीं काटेंगे। ये बोलकर सुमित अपने आंखों पर चश्मा चढ़ता हुआ जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाकर सीधा मॉल की ओर रवाना हो चुका था। वही राधिका सुमित के इस तरह के बिहेवियर से पूरी तरह से चौंक गई थी और फटाफट से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसने ऑफिस में ही नाचना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका का बॉयफ्रेंड मॉल में तो पहुंच चुका था, साथ ही साथ वो चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक अरमान सिंघानिया की बीवी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। वहीं दूसरी ओर क्योंकि अरमान का पूरा परिवार तो उस वक्त वहां मौजूद था, लेकिन आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। आस्था की फोटो उसके पास थी, जो कि प्रियंका की शादी में प्रियंका ने अपने फोन से आस्था के साथ सेल्फी ली थी, तो इसीलिए वो आस्था को अच्छे से पहचानता था। उसे इंतजार करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन जब वो इरिटेट होकर वहां से जाने के बारे में सोचने लगा, तभी उसे आस्था और अरमान दिखाई देते हैं। आस्था को देखकर एक पल में उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो गया था और सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया के तो हाथों में लड्डू ही लड्डू है, कितनी खूबसूरत बीवी इसको मिली है। काश एक रात इस लड़की के साथ मिल जाए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था को देखते ही उसकी नीयत उसे पर पूरी तरह से खराब हो रही थी और मन ही मन में उसने डिसीजन ले लिया था कि आस्था को अगवा करने के बाद सबके उसके साथ वो सबसे पहले सारी हदें पार करेगा। इसी उम्मीद के साथ बस वो आस्था को किडनैप करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वहीं दूसरी ओर आस्था को वहां देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और सुमित ने भी सबको ज्वाइन कर लिया था और साथ ही साथ उसने आकाश के द्वारा रश्मि को राधिका से भी फोन करवा दिया था कि वो राधिका को भी यहाँ मॉल में बुला ले।
उसे जो कुछ खरीदना होगा वह भी खरीद लेगी। आखिरकार वह लोग पूरे 15 दिनों के लिए गांव जा रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वहां पर जो भी सामान अपने जरूरत के हिसाब से चाहिए था तो वो सब सामान वहां से खरीद सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए रश्मि ने भी राधिका को फोन कर दिया था, और राधिका तो खुद ही अब मॉल आना चाहती थी। रश्मि के फोन आने के बाद वह फटाफट से मॉल की और रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुमित, आस्था के आने पर सभी लोग अब एक बार फिर से जोर शोरों से अपनी शॉपिंग करने लगे थे। वही आस्था ने अपने सभी गांव के सभी दोस्तों के लिए कितने ही सारे सामान खरीदने शुरू कर दिए। वहीं अरमान बीच बीच में आस्था को घूरकर देख रहा था, क्योंकि आस्था जिस खुशी से अपने दोस्तों के लिए सामान खरीद रही थी तो ये बात उसे काफी ज्यादा बुरी लग रही थी और वो जेलस फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि आज तक उसकी बीवी ने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, और अपने दोस्तों के लिए देखो किस तरह से एक्साइटमेंट में सामान खरीद रही है। कहीं ना कहीं अरमान ये सब देखकर थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था, और ज्यादा देर वह आस्था को इस तरह से किसी और के लिए सामान खरीदते हुए देखा नहीं पाया। अचानक तभी उसकी नज़र लड़कियों के ब्यूटीफुल कपड़ों के सेक्शन पर गई, जहां पर उसे राजवीर जिंदल दिखाई दे गया था। राजवीर को वहां देखकर अरमान की आंखों में चमक आ गई थी। फिर उसने दादाजी की ओर देखा। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके दादाजी ने कभी भी नहीं चाहते कि अरमान राजवीर से मिले, लेकिन अरमान को राजवीर से एक अलग ही तरह का अटैचमेंट था। बचपन से ही वह राजवीर को बहुत मानता था, उसे बेहद मान सम्मान दिया करता था। तो इसीलिए वह एक नज़र सबकी ओर देखता हुआ चुपके चुपके सबको शॉपिंग में मगन देखकर जल्दी ही वह राजवीर जिंदल से मिलने के लिए जा पहुंचा था। वही अविनाश भी उस वक्त एंजल के साथ शॉपिंग मॉल में था, क्योंकि एंजल के साथ उसका कमिटमेंट था कि वह अविनाश के हर वक्त साथ रहेगी, क्योंकि वह उसकी सेक्रेटरी थी। हालांकि आस्था को एंजल पसंद नहीं थी, लेकिन अविनाश इतनी जल्दी एंजल को फायर नहीं कर सकता था, क्योंकि एंजल उसके सारे शेड्यूल सारी चीज अच्छी तरह से जानती थी, और पिछले 5 सालों से वह अविनाश के लिए काम कर रही थी। अब उसकी मजबूरी थी कि वह एंजल को अपने साथ रखने वाला था, वरना जब से आस्था ने एंजल को ना पसंद किया था उसका इरादा हो गया था कि वह एंजल को अपने साथ नहीं रखेगा। अविनाश की बेरुखी देखकर एंजल ने भी जल्दी डिसीजन लिया था कि वो अपने रिश्ते आस्था से और साथ साथ अविनाश से सुधारेगी, कि जिस बात की जो गलती उसने नहीं की उसकी उसे सजा मिल रही है, उसके बारे में वो उन्हें बताएगी। अविनाश एंजल से बात नहीं कर रहा था, उसकी तरफ से उसका बिहेवियर उखड़ा उखड़ा सा बिहेवियर कर रहा था, क्योंकि एंजल अविनाश के साथ साथ थी। तो अविनाश एंजल को साथ देखकर इरिटेट हो गया, इसीलिए वह भी अब सबको शॉपिंग करते हुए छोड़कर वहां से आगे चला गया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही राजवीर जिंदल ने अपने सामने अरमान को देखा तो बड़ी खुशी से उसने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि अपनी बीवी के बाद अगर वह किसी को पसंद किया करता था तो वो वाकई अरमान को पसंद किया करता था, क्योंकि अरमान बिल्कुल उसके जैसा था। अरमान उसके नक्शे कदम पर चलता था। बचपन में जब उसने अरमान को बड़ी ही बेरहमी से एक छोटे से 15 साल के बच्चे का खून करते हुए देखा तो राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि जिस वक्त वह अरमान वो खून कर रहा था राजवीर उसे वक्त वहीं मौजूद था। अरमान में उसे खुद का स्वरूप दिखाई दिया था। तब राजवीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, अंडरस्को चेले तुम मुझे यहाँ मिलोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मेरी बीवी इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मैं उसके लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। मैं फटाफट से ऑलरेडी शॉपिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं तुमसे फिर कभी किसी दिन फुर्सत से मिलूंगा। अरमान राजवीर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी सर, आप जा सकते हैं। वैसे भी बीवी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरमान ने बड़े ही गहरी अंदाज में ये बात कही थी और राजवीर को ये बात अंदर तक लुभा गई और फटाफट से वो मुस्कुराता हुआ वहां से जाने लगा था। लेकिन जैसे ही राजवीर कपड़ों वाले क्षेत्र में से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था, वो किसी से बड़ी बुरी तरह से टकरा गया था और उसके सारे थैले नीचे गिर गए थे। अब तो राजवीर के माथे पर गुस्से की लकीरें बढ़ चुकी थी। वो जिस इंसान से टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश रघुवंशी था। अविनाश ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उसका ध्यान उस वक्त राजवीर के हाथों में पड़े हुए थे बैंक पर था। तो इसीलिए वो फटाफट से सबसे पहले वो बैग उठाते हुए बोला, आई एम सो। अभी वो सॉरी पूरा भी नहीं बोल पाया था कि तभी उसकी नज़र राजवीर के चेहरे पर पड़ती हैं
अब उसके चेहरे को देखने के बाद अविनाश के तो खून जम गया था। उसकी आंखें एकदम से ब्लडशॉट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने सीधे सीधे राजवीर यानी अपनी मौत को देख लिया हो, क्योंकि जिस वक्त राजवीर ने उसकी मां की जान ली थी, अविनाश ने उसे बहुत अच्छे से देखा था। राजवीर बड़ी बुरी तरह से खून किया करता था। जब उसकी मां का गला काट रहा था, उसकी मां के निकले हुए गर्दन से खून को उसने अपने पूरे चेहरे पर मल लिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब अविनाश एक तरफ तो गुस्से की आग में दहक रहा था, साथ ही साथ बचपन का वो डर जो राजवीर की शक्ल देखकर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया था, वह भी आज तक नहीं निकला था। वही राजवीर जो कि जल्दी में था, उसने अविनाश पर एक सरी से नजर डाली और अपने थैले लेकर वह आगे बढ़ने लगा। अविनाश तो एक जगह बर्फ के जैसा जम चुका था। दूसरी ओर वही आस्था ने देखा कि अरमान कितने ही देर से उसे नहीं मिला है, साथ ही साथ अविनाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्हें देखने के चक्कर में अभी आस्था भी अब शॉपिंग करने की बजाय थोड़ा सा जैसे ही बाहर आने लगी। उसकी नज़र अविनाश पर पड़ती है। अविनाश एक जगह खड़ा हुआ था और आस्था मुस्कुराकर अविनाश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी आस्था की नज़र मॉल से ठीक नीचे एस्केलेटर से जाते हुए राजवीर जिंदल पर पड़ गई थी। अब तो आस्था के भी पैर एक जगह जम गए थे और वह घुरकर राजवीर को देखने लगी थी। अब ना जाने उस वक्त आस्था के अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई, उसका खून पूरी तरह से उबलने लगा था। इसीलिए जल्दी ही आस्था बिना कुछ सोचे समझे राजवीर के पीछे पीछे जाने लगी थी। वही अविनाश भी अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने डर को साइड में रखकर उसने भी अब राजवीर की जान लेने का फैसला कर लिया था। आस्था के दिमाग में यही बात चल रही थी कि वह आज गांव निकल जाएगी। क्यों ना गांव जाने से पहले वो राजवीर की जान ले। तो इसी सोच के साथ वो जल्दी ही उसका पीछे पीछे निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर राघव जो बहुत देर से आस्था पर नजर रख रहा था, लास्ट टाइम उसने आस्था को चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा था, लेकिन आस्था चेंजिंग रूम में जाने के बजाय पहले अपनी ड्रेस से अरमान को दिखाना चाहती थी, तो वह उसे ढूंढने के लिए निकली थी। लेकिन अब तो वह राजवीर के पीछे चली गई थी। वहीं चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद देखकर राघव को लगा कि जरूर अब आस्था चेंजिंग रूम में होगी, तो मौका देखकर वह वहां पहुंच चुका था। उसने वैसे भी मॉल में काम करने वाले लड़के का गेटअप लिया हुआ था। साथ ही साथ उसने कुछ लोगों को पैसे खिलाकर ये कहा जब तक कि वो किडनैपिंग नहीं कर लेता तब तक के लिए उसने सीसीटीवी को भी बंद करने ऑर्डर दिया था। तो उसकी तरफ उसका हिसाब से उसका पूरा प्लान तैयार था। साथ ही साथ वह क्लोरोफॉर्म की काफी ज्यादा अधिक मात्रा में एक रुमाल लेकर खड़ा हुआ था। अब उसे बस जल्द से जल्द आस्था के बाहर निकलने का इंतजार था। वही अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। राघव की नज़र चारों तरफ अच्छी तरह से थी और जैसे ही आस्था चेंजिंग रूम से बाहर निकली, अचानक से उसने अपने साथ में लाया हुआ क्लोरोफॉर्म आस्था के मुंह पर रख दिया था। हालांकि आस्था को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निगाह आस्था के बजाय सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ थी। और जब उसे लगा कि आस्था बेहोश हो गई है, उसने फटाफट से एक बड़ी सी काले रंग के पाली बैग निकालता है जो आस्था के साइज का ही था। उसे फटाफट से उसने उसमें पैक कर लिया और उसे अच्छे से कवर अप करके गोद में ले लिया था। इस तरह उसने कुछ इस तरह का सीन क्रिएट किया था कि ऐसा लग रहा था मानो कि राघव कुछ ज्यादा ही बड़ी शॉपिंग करके वहां से निकल रहा हो। तो किसी को उसे पर कोई खास शक नहीं हो रहा था। ऊपर से वह मॉल में काम करने वाले लड़के के वेश में था, तो वह आस्था को गोद में उठाकर जाने लगता है और मन मन में सोच रहा था, दिखने में इतनी ज्यादा दुबली पतली सी लग रही थी, लेकिन वजन तो देखो कितना ज्यादा है। चलो फिलहाल कुछ भी कहो, आज तो मजा ही आ जाएगा। और जल्दी ही सबकी नजरों से बचते बचते हुए बड़े ही इजी तरीके से वो मॉल से बाहर निकल चुका था और उसके कुछ दोस्त ऑलरेडी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। और फटाफट से उसने अपने दोस्त को हाई फाई दिया था और शातिर मुस्कान लाते हुए बोला कि आज तो तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोले जल्दी ही वो आस्था को लेकर अपने फार्म हाउस के ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आस्था ने देखा कि राजवीर जिंदल इस वक्त एक ब्लैक रंग की कार में बैठकर कहीं जा रहा था। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया कि वो उसका पीछा करे तो करे कैसे। जल्दी ही उसकी नजर एक ऑटो रिक्शा पर पड़ी, वो जाकर तुरंत उसमें बैठ गई थी। इस वक्त आस्था के सर पर सिर्फ और सिर्फ राजवीर जिंदल को मारने का भूत सवार था, इसलिए जल्द से जल्द उसे पकड़कर उसका पीछा करना चाहती थी और उसकी जान लेना चाहती थी। वही अविनाश भी अब राजवीर जिंदल को मारने के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो चुका था।
वहीं दूसरी ओर आहान बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आहान के शरीर में बेचैनी देखकर ध्रुव उससे पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तब तक रश्मि, आकाश, सुमित और ध्रुव उसके पास आकर खड़े हो गए थे। अरमान अपनी एक इम्पॉर्टेंट कॉल में बिजी था। राजवीर से मिलने के बाद उसके इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी तो उसमें बिजी हो गया था। ध्रुव की बात सुनकर आहान बोला, यार मैंने नानी माँ के लिए एक अपनी की ड्रेस पसंद की थी और उन्हें चेंज करने के लिए भेजा था, लेकिन नानी माँ को गए हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक नानी माँ नहीं आई। अब रश्मि कुछ सोचकर बोली, लेकिन चेंजिंग रूम में तो मैंने आस्था को भेजा था। आस्था के लिए मैंने बड़ा ही प्यारा एक ड्रेस पसंद किया था, तो उसे मैंने चेंज करने के लिए भेजा था और तुम कह रहे हो नानी माँ को तुमने भेजा था। एक तुम लोग यही ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि राधिका का हाथ पकड़ राधिका के साथ चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं रौनक तो एक जगह जाकर बैठ गई थी। उसे किसी भी सामान में कुछ भी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल सरसरी सी नजरों से सबको देख रही थी, लेकिन चेंजिंग रूम क्योंकि दूसरे साइड था और आस्था चेंजिंग रूम में ही जा रही थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे पहले अरमान को अपनी ड्रेस दिखा देनी चाहिए। अगर अरमान को पसंद नहीं आएगी तो उसे पहनेगी भी नहीं। तो ये सोचते हुए अरमान को ढूंढने के लिए निकलती हैं। और ठीक उसी वक्त आहान ने नानी माँ के लिए अपनी पसंद से एक ड्रेस पसंद की थी और नानी माँ को ट्राई करने के लिए उसने चेंजिंग रूम में भेज दिया था। तब तक अरमान भी अपने फ़ोन कॉल कंप्लीट करने के बाद जल्दी ही उन सबके पास आ गया था। अब जैसे ही अरमान ने सबको एक साथ परेशान देखा, वो सुमित से गंभीरता से पूछता है, क्या बात है सुमित, क्या हुआ है? तब सुमित ने आकाश की ओर देखा। तब आकाश परेशानी भरी आवाज में बोला, वो नानी माँ और आस्था भाभी दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, अरमान हैरान हो गया और गुस्से से तमतमा उठा और डेंजरस वॉइस में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो यही शॉपिंग कर रही थी, तुम सबके साथ फिर कहाँ गई? क्योंकि आस्था के साथ पहले ही एक बार मॉल में हादसा हो चुका था, तो इसीलिए सबके सब आस्था के आसपास ही थे। लेकिन आस्था कब में निकल गई किसी को एहसास नहीं रहा। तभी राधिका और रश्मि दोनों घबराई हुई वहां आई और हड़बड़ाते हुए बोली, चेंजिंग रूम में ना तो नानी माँ है और ना ही आस्था, कहाँ जा सकती है दोनों? तब सब हैरान हो गए, लेकिन तभी ध्रुव कुछ पल सोचकर बोला, लगता है दोनों अपने लिए कुछ ना कुछ अलग से शॉपिंग करने के लिए गई होगी। आप लोग परेशान मत होइए, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें मॉल में चेक करते हैं। ये सोचकर सब जल्दी ही अलग अलग फैल गए और चारों तरफ सब आस्था को ही ढूंढने लगते हैं। वही एंजल भी अविनाश को ढूंढ रही थी, क्योंकि अविनाश भी काफी देर से दिखाई नहीं दिया, तो उसको अविनाश की फिक्र हुई। इसीलिए एंजल ने वहां कर अरमान से बता दिया था कि अविनाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अविनाश कहीं खो गए हैं। अब सब लोग हैरान हो गए कि तीनों इसी तरह से एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब सब लोग चारों तरफ देख चुके, अब अरमान का बेकाबू चुका था, क्योंकि आज दादाजी ने सिक्योरिटी वालों को भी साथ लाने से मना कर दिया था। सभी लोग उस वक्त फैमिली के साथ आए थे और सभी लड़कों को तो लगा था कि सबके सब लड़के एक साथ है तो भला उनके फैमिली पर क्या मुसीबत आ सकती है। सबके सब काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर थे, वो आसानी से हर मुसीबत का सामना कर सकते थे, लेकिन अब तो सबका परेशानी के मारे बुरा हाल हो चुका था कि इस तरह से भला वो तीनों कहाँ जा सकते हैं। तब अरमान ने तिरछी नजरों से आकाश की ओर देखता है और आकाश अरमान की आंखों का मतलब समझ गया था और जल्दी ही आकाश अब सीसीटीवी रूम की तरफ जाने लगा था। वही आहान मन ही मन में सोच रहा था कि काश टाइगर और मारिया दीदी यहाँ होते तो वो दोनों पर अच्छे से ध्यान रखते, उनके रहते तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। मारिया और टाइगर को अरमान ने ऑलरेडी विदेश में भेज दिया था, क्योंकि जब से डेविल किंग की कुर्सी उससे छीनी थी और वापस से अरमान ने वो कुर्सी हासिल की थी, तब से काफी ज्यादा उनके विदेश का बिजनेस ठप हो चुका था। तो उसका कवर करने के लिए उन्होंने देव के साथ मारिया और टाइगर तीनों को भेज दिया था, ताकि वह लोग बाहर का सारा काम संभाल सकें। अब अरमान का दिल धड़कने लगा था। वो सोचने लगा था कि कहीं अबीर सिंह राठौड़ ने तो उसकी बीवी के साथ कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि अबीर ने अरमान से मिलने की बात कही थी, लेकिन अरमान उस दिन राजवीर जिंदल के साथ बिजी था, तो इसीलिए वह अबीर सिंह राठौड़ से मिल नहीं पाया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कहीं इसी खुन्नस में अबीर ने आस्था को किडनैप तो नहीं कर लिया है।
वहीं आकाश जल्दी ही वहां वापस आ गया था और उसने बाहर आकर बता दिया था कि ऑलरेडी सारे मॉल के सीसीटीवी कैमरा बंद है। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब तो सबको लगने लगा था कि जरूर आस्था और साथ ही साथ नानी माँ और अविनाश के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। हो सकता है कि आस्था को जब अबीर सिंह राठौर किडनैप करने के लिए लेकर जा रहा होगा उसे वक्त अविनाश देख लिया होगा, इसीलिए वो आस्था को बचाने के लिए पीछे पीछे जाने लगा और नानी माँ भी उसके पीछे पीछे जाने लगी होगी। कहीं ना कहीं सबने इसी बात का अंदाजा लगाया। अब तो अरमान की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो गई थी और फटाफट से उसने एक नज़र सबकी ओर देखा था और सबके सब अरमान, सुमित और आकाश अबीर सिंह राठौर के घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था ने देखा कि राजवीर जिंदल ने अपनी कार एक बड़े से विला के सामने रोका है। वो विला बाहर से ही देखने में एकदम भूतिया सा लग रहा था। अब आस्था ने डिसाइड किया कि वो आज के आज ही राजवीर जिंदल की जान ले लेगी। उसने उस विला से थोड़ी सी दूरी पर पहले ही ऑटो रुकवा दिया और रुककर वो राजवीर को देखने लगी थी कि उसकी क्या एक्टिविटी है, वो कैसे अंदर जा रहा है या घर में कौन कौन है। इस बात का वो दूर से देखकर पता लगाना चाहती थी, इसीलिए वो थोड़ा सा पेड़ की साइड छुप गई थी और उससे पहले उसने ऑटो वाले को किराया देकर उसने वहां से रवाना कर दिया था। और क्योंकि वो पूरा सुनसान इलाका था तो कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। वही अविनाश जो कि आस्था के निकलने से थोड़ा देर से निकला था, वो भी अब और उसने भी डिसीजन ले लिया था कि आज के आज ही वह अपने परिवार के खून का बदला लेगा और इतने सालों तक उसकी बहन उससे दूर रही है उसका बदला लेगा और आज ही राजवीर जिंदल की जान ले लेगा। तो यही सोचते हुए अब अविनाश राजवीर के विला में जाने का रास्ता खोजने लगा था। वहीं दूसरी ओर आस्था अब छुपते छुपाते हुए राजवीर के घर के पीछे साइड चली गई थी और वहां जाकर उसे एक छोटी सी विंडो खुली हुई दिखाई देती है और वो विंडो के द्वारा झांक कर देखने की कोशिश करने लगी थी। और वो विंडो सीधा राजवीर के बेडरूम में खुलती थी क्योंकि राजवीर को हमेशा से ही गार्डन की फ्रेश एयर पसंद थी। उसकी बीवी को गार्डन का बहुत ज्यादा पसंद आया करता था, तो अपनी बीवी की खुशी के लिए वो हमेशा उसे विंडो को खोलकर रखा करता था। अब जैसे ही आस्था वहां गई वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश करने लगी थी कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। अब वही राजवीर जो कि अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करके आया था, जल्दी ही वो कमरे के अपने बेडरूम में आया। अब आस्था ने राजवीर को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था और उसे देखकर उसके हाथों की नसें तन गई थी। इस वक्त आस्था को बेहद गुस्सा आ रहा था और वह हर हाल में राजवीर जिंदल की जान ले लेना चाहती थी। अब राजवीर जैसे वहां आया उसने फटाफट से शॉपिंग के थैले रख दिए थे और गुनगुना रहा था। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए फिर खुशी भरी में आवाज में बोला, मेरी प्यारी स्वीट हार्ट नैना देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, कितने सारे तुम्हारी पसंद के महंगे महंगे सूट लेकर आया हूँ। इन सूट में तो तुम एकदम महारानी लगोगी, एकदम मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वाइफ। ऐसा बोलकर राजवीर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बीवी को अपने लाए हुए गिफ्ट की तारीफ कर रहा था और उनके बारे में बता रहा था। वही आस्था उसके मुंह से सारी बातें सुनकर गुस्से से उबल पड़ी थी कि हमारे परिवार को तबाह करके ये अपने बीवी के साथ इतनी हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहा है। आखिरकार ये इंसान इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद इस तरह से सुकून से कैसे सो सकता है साथ। लेकिन तभी आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी क्योंकि राजवीर ने जब अपनी बीवी की लाश को अपने ही बेडरूम में रखे फ्रीजर से बाहर निकाल रहा था, उसे निकालकर उसने उसके कपड़े उतारे और अपने लाए हुए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। आस्था तो ये देखकर एकदम पत्थर के जैसे जम गई थी और अचानक उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि तभी किसी ने आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। अब आस्था और भी ज्यादा घबरा गई कि अचानक से यहाँ कौन आ गया है और जैसे उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तब जिस इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं उसका ही अपना भाई अविनाश रघुवंशी था। अविनाश ने आस्था को चुप रहने का इशारा करता है और वो भी अब अंदर खिड़की से झांकने लगा और अब तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद वो भी पूरी तरह से चौंक गया था और उसके भी रीढ़ की हड्डी में सिरहन तक दौड़ गई थी। एक इंसान लाश को बड़े ही महंगे खूबसूरत से कपड़े पहना रहा था, साथ ही साथ उसे अच्छे से तैयार कर रहा था। तो ये बात उन दोनों भाई बहन को उस वक्त काफी ज्यादा डरा गई थी। तब अविनाश ने चुपचाप आस्था को वहां से चलने का इशारा किया और बिना राजवीर जिंदल की आंखों में आए छुपकर दोनों वहां से बाहर आ गए थे।
अब बाहर आने के बाद आस्था अविनाश की ओर देखकर भड़कर बोली, मैं आज उस खूनी की जान अपने हाथों से ले लेती। क्यों रोका आपने मुझे, क्यों आए आप यहाँ? अविनाश भी आस्था की तरह राजवीर के विला के तहकीकात करना चाहता था, और जैसे ही वो विला के पिछले साइड वाले इलाके में गया और वहां जाकर उसने देखा कि वहां खिड़की पर आस्था खड़ी हुई है, तो वो भी पूरी तरह से चौंक गया था। लेकिन आस्था का ऐसी हालत में उसे जगह रहना सेफ नहीं था, इसीलिए अविनाश ने राजवीर को मारने का इरादा छोड़ दिया था और आस्था को लेकर सीधा वहां से बाहर निकल आया था। अब आस्था अविनाश पर गुस्सा करते हुए चिढ़ते हुए बोली कि आपको मुझे इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी जान ले लूंगी। तब अविनाश आस्था को समझाते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं जानता हूँ छोटी, मैं जानता हूँ गोरी तू क्या सोच रही है, और मेरी यकीन मानो इस वक्त उसे देखकर मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना तुझे आ रहा है। इसमें इंसान ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद की है, इसे हम मौत तो देंगे लेकिन इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। तुमने देखा वो अपनी बड़ी मरी हुई बीवी से कितना प्यार कर रहा था। हम सबसे पहले सॉलिड प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उस पर वार करेंगे। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, आस्था एक पल को शांत हुई थी और सीरियस अंदाज में बोली, आप शायद ठीक कह रहे हैं भाई, हमें उसे बिल्कुल भी नॉर्मल मौत तो देनी नहीं है। ये कहते हुए आस्था बड़ी ही खतरनाक लग रही थी। तब अविनाश हौसला बढ़ाते हुए बोला, तू फिक्र मत, गोरी तेरा भाई है ना। अभी फिलहाल हमें एक दूसरे के साथ इतने सालों के बाद खूबसूरत टाइम बताने को मिल रहा है, हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तू फिक्र मत कर, इस राजवीर जिंदल को मैं तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा कि दोबारा से जन्म लेने के बारे में ये 100 बार सोचेगा। ये बोलकर अब अविनाश जल्दी ही आस्था को लेकर वापस से मॉल की ओर जाने लगा था, क्योंकि अविनाश नहीं चाहता था किसी को भी इस बात के बारे में पता चले कि आस्था इस वक्त मॉल में नहीं है या वो मिसिंग है। वहीं दूसरी ओर आज तो राघव का मूड बहुत ज्यादा खुश था। उसने आस्था के किडनैप होने वाली खबर अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका और उसकी मां को भी दे दी थी। प्रियंका की मां और प्रियंका दोनों ही खुशी से झूम उठी थी। प्रियंका ने तो वीडियो कॉल पर बेहोश आस्था को देखने की भी डिमांड कर दी थी, लेकिन फिलहाल राघव ने उसे मना करते हुए कहा कि तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द मैं तुझे उसे सीधा सीधा मिलवाऊंगा, दिखाने की क्या बात है। तब प्रियंका मुस्कुराने लगती है। तभी राघव ने प्रियंका से ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी ही फटाफट से कितनी ही सारी ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करने के बाद उसके दोस्तों ने उसे कहा, पहले तू जाता है या मैं जाऊं? वैसे भी जिस तरह से तूने उसे लड़की की खूबसूरती का बखान किया है, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा है। तभी राघव अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लाते हुए बोला, वो लड़की अभी बेहोश पड़ी हुई है, और जब तक लड़की चिखती नहीं, चिल्लाती नहीं, तब तक मुझे मजा नहीं आता, और एक बार वो बस जाग जाए, और वैसे भी अभी 5-10 मिनट में उसे होश आने वाला है। ये कहते हुए राघव बड़ा ही गंदा सा लग रहा था, लेकिन फिलहाल जैसे ही 10 मिनट के बाद उसे होश आया, वो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से जल्दी ही उस कमरे में चला गया था जिस कमरे में उसने आस्था को रखा था। और जैसे ही वो उसे कमरे में गया, उसने देखा कि जिस पॉली बैग में उसने आस्था को रखा था, अब वो धीरे धीरे हिलने डुलने लगा था। अब तो राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और वो बड़ी ही गंदी लैंग्वेज में बोला, उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन तब तक बाहर बैठे हुए उसके दोस्तों को सब्र नहीं हुआ। वो सब भी राघव के आसपास आकर खड़े हो गए थे और शरारती अंदाज में बोले, देख पहले तू ही जाएगा, लेकिन कम से कम तब तक हमें आंखों से तो सेक लेने दे, उसके हुस्न के दीदार तो कर लेने दे, हमसे अब रुका नहीं जा रहा है। अब जैसे ही उसके दोस्तों ने ये कहा, राघव जोरों से हंसा और बोला, ठीक है तुम लोग रुक सकते हो, लेकिन उसे सिर्फ उसी पहले मैं ही छूगा। तब सब लोग एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हाई फाई करने लगते हैं। तब तक आस्था जिस पॉली बैग में थी वो उठकर बैठ गई थी, और अब राघव जल्दी ही आगे बढ़ने लगा। फटाफट से उसने आस्था के पॉली बैग को कैंची की मदद से फाड़ दिया, और जैसे ही उसने आस्था की तरफ देखा, और वही आस्था यानी कि हमारी टॉप नानी माँ ने सबकी तरफ देखा और उन्होंने जोरों से चीख मार दी थी। सभी लोग एक दूसरे को देखकर चीखने लगे कि अचानक से ये 60 से 70 साल की बूढ़ी औरत यहाँ कहाँ से आ गई। जी हाँ, जिसको उन्होंने आस्था समझकर अगवा किया था, असल में वो आस्था नहीं बल्कि नानी माँ थी। जब आस्था चेंजिंग रूम से निकल बाहर गई थी, तब उस वक्त नानी माँ चेंजिंग रूम में गई थी, क्योंकि राघव की आंखें उस वक्त चारों तरफ थी कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। और नानी माँ को बिना देखे
राघव ने आस्था की जगह नानी माँ को अगवा कर लिया था और सीधा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। अब तो सब लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वही नानी माँ इस तरह से अनजान जगह पर इस तरह से कितने सारे लड़कों को अपने सामने देखकर चौंक गई थी। तभी एक लड़का बूढ़ी नानी माँ की ओर देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अबे गधे, तू तो कह रहा था कि तू बड़ी खूबसूरत लड़की को उठाकर लेकर आया है, ये किस बुढ़िया को तू उठाकर ले आया? अरे ये नानी माँ है यार, तू इसे कहाँ से ले आया? अब तो नानी माँ उस लड़के की बात सुनकर गुस्से से बौखला कर बोली, अरे कलमुन्हे, तू है कौन और तू करना क्या चाहता था मेरे साथ? तुम सारे लोग मिलकर क्या हमारा बलात्कार करना चाहते हो? हाँ रुको, अभी बताते हैं हम तुम्हें कहाँ है हमारी छड़ी। ये बोलकर नानी माँ चारों तरफ देखने लगी थी। तभी नानी माँ की नज़र कमरे में रखी कोने में झाड़ू पर पड़ी। नानी माँ जल्दी से उठी और झाड़ू को लेकर उसने राघव और उसके दोस्तों के धमाकेदार धुनाई करनी शुरू कर देती है। वो सब लोग अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुके थे। उन सब का मूड खराब हो चुका था, क्योंकि कहाँ तो वह खूबसूरत लड़की को देखना चाहते थे, लेकिन लड़की की जगह उन्हें अब नानी माँ मिली थी। तो उस वक्त उन लोगों का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था और ऊपर से नानी माँ ने उनकी धमाकेदार धुलाई करना शुरू कर दिया था। तो वो सब के सब कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे और दुम दबाकर वहां से भागने लगे। तब तक नानी भी उन लोगों के पीछे पीछे भागने लगी, चिखते चिल्लाते हुए बोली, अरे कलमुहे, हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या चीज़। याद रहे हैं शारदा, यूं ही नहीं कहते हैं हमें, अच्छे अच्छे को सीधा कर दिया हमने और तुम कल के आए लौंडे हमारा बलात्कार करोगे? रुको। ये कहते हुए नानी माँ उनके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगी थी, लेकिन तब तक राघव और उसके दोस्त वहां से बाहर निकल चुके थे और नानी माँ भी धीरे धीरे जैसे तैसे उनके पीछे दौड़ते भागते बाहर तक आ गई थी। और नानी माँ ने लास्ट में वह झाड़ू फेंक कर मारती हैं और गौर से चारों तरफ देखने लगती हैं, लेकिन नानी माँ के बुरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह ज्यादा देर उन लोगों का पीछा कर पाती। तभी नानी माँ ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था। ये बड़ा ही अमीर लोगों का इलाका लग रहा था। नानी माँ रोड की तरफ आने लगी और सोचने लगी कि वो करें तो करें क्या। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सिंघानिया मेंशन कहाँ है और वह किस मॉल में गए थे। उस मॉल का नाम भी अजीब सा था, क्योंकि इंग्लिश मॉल का नाम था। अब तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें, इसलिए वो सड़क पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगती है और मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, बस आज हमारी गोरी से हमें मिलवा दे, उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ये बोलते हुए नानी माँ की आंखें भर आती है। वहीं दूसरी ओर रश्मि, राधिका, रौनक और एंजल मॉल में ही थे कि अगर मॉल में आस्था की कुछ खबर मिलती है तो वो लोग अरमान और बाकी सबको इन्फॉर्म कर सके। आहान और ध्रुव को लड़कियों के पास छोड़कर सुमित, आकाश और अरमान तीनों अबीर सिंह राठौड़ के बंगले पर जा पहुंचते हैं और जैसे ही वो वहां गए पूरा का पूरा बंगला खाली था। तो अरमान का दिमाग में शक था कि जरूर अबीर ने आस्था को कहीं और छुपा कर रखा होगा, इसीलिए वह गुस्से से चिल्लाते हुए एंट्री करता है। अबीर सिंह राठौड़ उसके नौकर को गन पॉइंट पर लेकर उसे पूछता है, अबीर कहाँ है? तब उसके नौकर ने कांपते हुई आवाज में बता दिया था, साहब जी, अबीर साहब तो 2 दिन पहले ही इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। वो बड़े मालिक की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, तो इसीलिए वह उनके पास गए हैं। अब वैसे ही अरमान ने ये सुना, वो चौंक गया और ये खबर सच है या झूठ, इसके लिए उसने अपने एक आदमी को फोन किया। उसके आदमी ने कुछ ही देर में कंफर्मेशन दे दिया था कि अबीर सिंह राठौड़ इस वक्त अपने पिता के साथ दूसरे शहर में है। अब तो अरमान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो आस्था को हर हाल में ढूंढना चाहता था कि अगर आस्था को अगर आज खो जाती है तो अरमान सिंघानिया इस दुनिया को ही आग लगा देगा। उसके दिल में आग लगी हुई थी। दूसरी ओर अविनाश ने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर रखी थी और वो आस्था को लेकर तेजी से सड़कों पर चल रहा था। लेकिन तभी सड़क पर चलती हुई नानी माँ को जैसे ही आस्था ने देखा, उसने अविनाश से तुरंत गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी उसने देखा कि नानी माँ उसके सामने हैं। नानी माँ ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया था और घबराकर बोली, मेरी बच्ची आ गई। तू जानती है, हम तो डर गए थे कि हम यहाँ कहीं खो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उसने हमें बचा लिया। ऐसा बोलकर नानी माँ रोने लगी।
तब आस्था ने कंफ्यूजन से पूछते हुए कहा, आखिरकार हुआ क्या है आपके साथ, प्लीज बताइए ना, और आप यहाँ कैसे आ गई। अब आस्था के सवाल करने पर नानी माँ ने कहना शुरू कर दिया था, वह हम तुम्हें क्या बताएं बेटी, आज तो हम बाल बाल बचे हैं, हम तुम्हें क्या बताएं, तुम जानती हो हम तो मॉल में उस चेंज करने वाले कमरे में कपड़े बदल रहे थे, और कपड़े बदलकर जैसे ही हम बाहर आए किसी ने हमारा मुंह बंद कर दिया और हमें यहाँ के किसी घर में ले आए और हमारे साथ वो बदतमीजी करना चाहते थे, लेकिन हमने भी उन्हें झाड़ू से बहुत मारा। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अब हमें समझ में नहीं आया कि हम जाए तो कहाँ जाए, तो इसलिए हम बस सड़क पर खड़े खड़े यहाँ पर रो रहे थे। अब जैसे ही बिल्कुल नानी माँ ने सारी बातें जो सारी क्लियर करके बताइए। अब तो अविनाश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि भला इस तरह से इतने सारे भीड़ भाड़ वाले मॉल में कौन नानी माँ पर इस तरह से हाथ डाल सकता है। तब आस्था ने नानी माँ को गले लगाते हुए कहा, नानी माँ बस आप ठीक है, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप फिक्र ना करें, वो लोग कौन थे उसके बारे में तो अरमान जी पता लगा ही लेंगे। आप आइए हमारे साथ, हम चलते हैं, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। तब नानी माँ अविनाश आस्था को देखकर, तुम दोनों या बाहर रोड पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो उस मॉल में शॉपिंग कर रहे थे ना। तब आस्था ने अपनी आंखें गोल गोल मटकाते हुए कुछ सोचने के बाद बोली, वो नानी माँ हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अब नानी माँ कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आप लोग ने हमें कैसे ढूंढ रहे थे, आप लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तब आस्था ने एक नज़र अविनाश की ओर देखती है। तब अविनाश ने अपनी आंखों में आस्था को कुछ समझाया। तब आस्था बोली, वो नानी माँ जब वो आदमी चेंजिंग रूम से आपको लेकर कहीं जा रहा था तभी हमें उस लड़के पर कुछ शक हुआ था, और जब हम उसका पीछा करने के लिए बाहर आए तभी हमें बाहर अविनाश भाई मिल गए, इसलिए हम दोनों साथ में आपको ढूंढने के लिए जाने लगे। हमने किसी को कुछ बताया ही नहीं और सीधा आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ गए, और हम उसी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और देखो आप हमें मिल गई। ये तो कान्हा जी का कृपा हुई कि आप हमें मिल गई नानी माँ, अगर आपको आज कुछ हो जाता तो ना जाने हमारा क्या होता। ऐसा बोलकर आस्था ने नानी माँ जल्दी ही ध्यान भटका दिया और नानी माँ को गले से लगा लिया। तब नानी माँ भी रोते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, एक पल को तो हम भी डर गए थे कि ना जाने हमारा अब क्या होगा, कभी हम अपनी बेटी के पास लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, और हमें हमारी गोरी ने ढूंढ लिया, हम जानते थे कि हमारी गोरी हमें कुछ नहीं होने देंगी। ये कहकर नानी माँ आस्था के गले से लग गई थी। वही अविनाश को मन मन में अपनी बहन के समझदारी पर फख्र महसूस हुआ कि उसकी बहन ने वक्त रहते सारी बातों को बड़ी ही समझदारी से छुपा लिया था, और नानी माँ को शक भी नहीं हुआ था। बस अब उन्हें किसी तरह से ये सारी बातें बाकी सबको भी समझानी है और सबको भी इस बात का यकीन दिलाना है। कहीं ना कहीं अविनाश को लग रहा था सबको तो यकीन दिला देगा, लेकिन अरमान का क्या, क्योंकि अरमान आसानी से किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा, ये बात अविनाश जानता था। अरमान जो अबीर सिंह राठौड़ के घर से वापस से एक बार फिर मॉल की तरफ जाने लगता है। उसका पारा इस वक्त बेहद बड़ा हुआ था, रह रहकर वो परेशान हो रहा था, उसे बहुत टेंशन हो रही थी, उसे इस वक्त खुद भी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, उससे भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई थी। लेकिन वो सोच रहा था कि इस तरह अचानक से आस्था भला कहा जा सकती है। वह आस्था को हर हाल में अपने पास देखना चाहता था, क्योंकि आस्था अकेले नहीं थी, आस्था के साथ उसका बच्चा भी था, और अगर आस्था और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो इस ख्याल से वो पूरी तरह से गुस्से से भर उठा था। उसने सोच लिया था कि जिसने भी आज उसकी बीवी या बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। वही आकाश और सुमित भी अरमान की सिचुएशन को समझ रहे थे, और वह जानते थे कि अगर वक्त रहते अरमान को आस्था नहीं मिली तो ना जाने अरमान सिंघानिया कितनी तबाही मचाएगा। दूसरी ओर वही राधिका रश्मि काफी ज्यादा परेशान थी। रौनक भी मायूस सी एक तरफ बैठे हुए थी, और तब आहान रौनक को इस तरह से मायूस बैठा हुआ देखकर इरिटेट होते हुए बोला, मिस हवाई, तुम तो कुछ बोलो, क्या तुमने वाकई आस्था भाभी को नहीं देखा? अरे तुम तो एक तरफ बैठे हुए थी, तुम तो शॉपिंग में इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी। चलो हमने मान लिया, बाकी हम सब शॉपिंग में बिजी थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल निकली बैठी थी, तुम तो कुछ कर ही नहीं रही थी। तो क्या तुमने भाभी को नहीं देखा? क्या तुम एक काम नहीं कर सकती थी? क्या तुम भाभी को नहीं देख सकती थी? आहान ने अपनी पूरी झुंझलाहट रौनक पर उतारना शुरू कर दिया था।
रौनक गुस्से से खड़े होकर आहान को घूरते हुए बोली, देखो छछूंदर, मुझसे ज्यादा मत बोलो तुम। और हाँ, मैंने आस्था को नहीं देखा, मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ कि मैं आस्था को देख सकूं। और वैसे भी तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी नानी माँ के लिए फैंसी कपड़े लेने की, फिर उन्हें चेंजिंग रूम में भेजने की? क्या तुम खुद चेंजिंग रूम के बाहर खड़े नहीं हो सकते थे उनका ध्यान रखने के लिए? तब आहान हकलाते हुए बोला, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं लड़कियों के चेंजिंग रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं और ताकि लड़कियां मेरी पिटाई करें? तुम तो चाहती हो कि लड़कियां हर वक्त मुझे मारती रहे, हैं ना? यही प्लान था ना तुम्हारा? अब उन दोनों की चूहे बिल्ली लड़ाई देखकर राधिका और रश्मि दोनों ही इरिटेट होकर बोली, अरे बस सब प्लीज यार, चुप करो तुम दोनों। यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? जब देखो टॉम एंड जेरी की जैसे लड़ते रहते हो। हाँ, तुम जो दादाजी के पास जाकर बैठो, दादाजी को जब से आस्था, नानी माँ, अविनाश के मिसिंग होने की खबर मिली है, तब से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनका शुगर लेवल एकदम से ही लो हो गया है, तो इसीलिए उन्हें मॉल के ही एक वीआईपी रूम में आराम करने के लिए भेज दिया गया है। और ध्रुव इस वक्त दादाजी को चेक कर रहा था और उनका बीपी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वेल, तब आहान दबी हुई आवाज में बोला, मैं जा रहा हूँ भाभी, लेकिन इस हवा हवाई को तो कुछ कहेंगे नहीं आप, क्योंकि ये तो आपकी लाडली बहन है ना? क्या आपने देखा नहीं, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, तो क्या ये आस्था भाभी पर नजर नहीं रख सकती थी? जाते जाते भी आहान चुटकी सी छोड़ गया था। रौनक घूरकर आहान को देखने लगी। वही रश्मि मन में बोली, हे भगवान, बस जहां भी आस्था, नानी माँ और अविनाश जी हो, बस बिल्कुल ठीक हो, उन्हें कुछ ना हो। अब तो मुझे आस्था की बेहद फिक्र होने लगी है। एक तो आस्था माँ बनने वाली है, ऊपर से इस सिचुएशन में बस उसके साथ कुछ हादसा ना हो गया हो। कहीं रश्मि और राधिका के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। वही एंजल दूसरे छोर पर बैठी हुई अविनाश का बेसब्री से आने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि वो सोचने लगी कि ना जाने उसका बॉस अविनाश इस तरह से कहाँ जा सकता है, क्योंकि जानती थी अविनाश बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं था। वह हर एक चीज पहले से ही सोच समझकर क्या करता था। इस तरह से बिना बताए वह आज तक कहीं नहीं गया था, लेकिन आज जिस तरह से अविनाश का गायब होना कहीं ना कहीं एंजल को बहुत ज्यादा परेशान कर गया था। हालांकि एंजल ने अविनाश से डांट खाने के बाद डिम्पल को फोन करती है, लेकिन डिम्पल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। साथ ही साथ उसने उसके घर पर फोन किया। उसके पिता मायूस होते हुए बोले कि डिम्पल का तो पिछले 3 दिनों से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने डिम्पल को गायब करवा दिया था कि कोई भी डिम्पल तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा सिवाय अरमान के। वेल, एंजल अविनाश को बताना चाहती थी और अपनी तरफ से अपना साइड क्लियर करना चाहती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब अविनाश को कुछ बताने से पहले वो गायब हो गया, तो इसीलिए एंजल को और ज्यादा चिंता होने लग गई। वो अब जल्दी ही अविनाश, आस्था और नानी माँ को लेकर मॉल में पहुंच चुका था। और जैसे वो मॉल में पहुंचते हैं, तब उनकी नजर राधिका, रश्मि और रौनक पर पड़ती है। तब आस्था चहकते आवाज लगाते हुए बोली, रश्मि दीदी। अब जैसे ही आस्था की आवाज रश्मि के कानों में आई, रश्मि घूरकर इधर उधर आस्था को देखने लगी। राधिका भी और एंजल भी अब आस्था को देखने लगी, और अब आस्था के साथ अविनाश और नानी माँ को देखकर उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी रश्मि ने दौड़कर आस्था को गले से लगा लिया और परवाह जताते हुए बोली, आस्था तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें हो क्या गया है? तुम बिन बताए इस तरह से कहाँ जा सकती हो? हाँ बताओ आस्था, तुमने ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों किया था? क्या तुम जानते नहीं कि अपने पति को अरमान कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था? वो कितना ज्यादा डर गया था, उसे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी? ये बोलकर रश्मि आस्था से सवाल करने लगी। तब आस्था रश्मि से बोलती, हम आपको सारी बातें बताते हैं रश्मि दीदी, पहले आप सांस तो ले लीजिए। ये बोलकर आस्था रश्मि को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी दादाजी को देखने के बाद आहान भी वहां आ गया था, और आहान की नजर जैसे ही आस्था पर और नानी माँ और अविनाश पर पड़ी, वह दौड़कर उनके पास आया और बोला, भाभी आप कहाँ चली गई थी? आप जानती हैं हम सब कितने परेशान हो गए थे, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? भाभी आपको कम से कम बताना चाहिए था कि आप कहाँ जा रही है। ये बोलकर आहान भी अब कितने सारे सवाल आस्था से करने शुरू कर दिए थे। तब आस्था आहान को शांत करते हुए धीमी आवाज में बोली, आप शांत हो जाए, हम बिल्कुल ठीक है।
वही रौनक भी अपनी जगह से उठी और आस्था को गले से लगाकर बोली, या तुम ठीक हो ना? तब आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। राधिका ने भी आस्था को गले से लगाया। तब आहान जाकर नानी माँ से गले से लग गया था और नाखुश होकर बोला, क्या नानी माँ, अगर आपको सूट ट्राई नहीं करना था आप मुझे बता सकती थी ना? और आपने नया सूट पहना और आप घूमने के लिए बाहर चली गई। कम से कम बता तो देती। आप जानती है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। वही एंजल सीधा अविनाश के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोली, सर आप ठीक है ना? आप कहाँ चले गए थे? तब अविनाश ने एक झटके से ही एंजल के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लिया और आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ जवाब देता तभी पीछे से एक और डिप वॉइस आई, आस्था। अब आस्था ने जैसे घूमकर देखा, उसने देखा कि अरमान सिंघानिया अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और इंटेंस नजरों से आस्था को ही देख रहा था। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज्यादा सहम गई थी क्योंकि उसे उस वक्त अरमान बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब आकाश और सुमित जल्दी ही वहां आकर खड़े हो गए थे और अविनाश के ओर देखकर बोले, अविनाश ये सब क्या था और आप कहाँ गए थे? इन दोनों को लेकर हाँ। वहीं अरमान सीधा आस्था के पास आकर खड़ा हो गया था और अचानक आस्था की कमर में हाथ डालकर उसने उसे अपने करीब किया था, उसे गले से लगा लिया। अरमान खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि आस्था से बिल्कुल ठीक है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरमान का दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। वही आस्था सब कुछ याद करते हुए बोलती, देखिए आप लोग हमें बोलने का मौका दीजिए, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो किडनैपिंग। और जैसे ही आस्था ने ये बोला किडनैपिंग, सबके मुंह खुले के खुला रह गए थे। आहान जल्दी से बोला, क्या भाभी आप फिर से किडनैप हो गई थी? तब ध्रुव दादाजी को लेकर अब बाहर आ गया था क्योंकि दादाजी को बेचैनी होने लगी थी। अब सबके सब जैसे वहां आए और दादाजी ने आकर नानी माँ और आस्था के हाल चाल लेने लगे। वेल, तब आस्था के मुंह से किडनैपिंग सुनकर सब लोग हैरान हो गए। हड़बड़ी में बौखलाते हुए बोले, किडनैपिंग? क्या हुआ आपके साथ? फिर से किसी ने कुछ किया? सभी अलग अलग तरीके के सवाल पूछने लगे। तब आस्था सबको शांत करते हुए बोली, आप प्लीज शांत हो जाए, पहले हमें पूरी बात बोलने का मौका तो दीजिए। तब अरमान ने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे एक जगह बैठा दिया और सबको चुप रहने का इशारा किया और सीरियस वॉइस में बोला, बताओ क्या बात है, कहाँ गई थी आप? किसी ने आपको हर्ट तो नहीं किया? कहीं ना कहीं अरमान के निगाहें इस वक्त आस्था के पूरे शरीर को चेक कर रही थी कि कहीं आस्था के शरीर पर कोई खरोच का किसी भी चीज के निशान तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने भी आज आस्था को हर्ट करने की कोशिश की होती तो अरमान उनके इतने टुकड़े करेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। आस्था बड़े ही ध्यान से अरमान को देख रही थी। अरमान की नजरें उसे अपने पूरे जिस्म पर महसूस हो रही थी। आस्था अरमान को बताना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, वो परेशान ना हो, लेकिन अरमान की इंटेंस से नजर देखकर आस्था घबरा रही थी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अरमान उसे लेकर कितना ज्यादा पजेसिव है। तभी आस्था आहान की ओर देखकर कहा, देवर जी, हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि हमने देखा नानी माँ को कुछ लोग गाड़ी में डालकर कहीं लेकर जा रहे हैं। रश्मि दीदी ने हमें जो ड्रेस ट्राई करने के लिए दिया था, हम अरमान जी को दिखाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब हमने इस तरह से कुछ लोगों को एक बड़ी सी काले रंग की पॉली बैग में नानी माँ को लेकर जाते हुए देखा तो हम पूरी तरह से चौंक गए और हम तुरंत नानी माँ को आवाज देते हुए उनके पीछे जाने लगे। अविनाश भैया ने हमें देख लिया, वह भी हमारे साथ पीछे पीछे आ गए, लेकिन जब तक हम दोनों कुछ कर पाते वो लोग एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर नानी माँ को निकल गए थे। अरमान ने एक नज़र सुमित की ओर देखा। अरमान की नज़र भांपकर सुमित सवाल पूछते हुए बोला, अच्छा लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह नानी माँ ही है? अब आस्था एक पल के लिए थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी और अगले ही पल बोली, वह अरमान जी, उसे पॉली बाग में से नानी माँ का हाथ दिखाई दे रहा था और नानी माँ के हाथ पर ये ओम का निशान हम बचपन से ही देखते हुए आए, तो हम भला इस निशान को कैसे नहीं पहचानते? अब जैसे ही आस्था ने ये बोला अरमान को कुछ तसल्ली हुई। तब अविनाश ने आगे कहना शुरू कर दिया था, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हमें किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिला था और लिटरली जब हम नानी माँ का उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो गाड़ी हमारी नज़रों से गायब हो गई। उसके बाद हम कितने ही देर तक नानी माँ को ढूंढते रहे और फिर हमें लिटरली नानी माँ सड़क पर दिखाई दी। उसके बाद नानी माँ ने कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ आस्था बिटिया और अविनाश बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे पता नहीं कोई 4 से 5 बदमाश थे
वो लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा माल उनके हाथ लगा है और वो उसके साथ आज बलात्कार करेंगे। नानी माँ ने सीधे सीधे सपाट शब्दों में जैसे ये बोला अरमान और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वही अरमान ने अब सारी चीजों पर गौर करना शुरू कर दिया था कि आस्था चेंजिंग रूम में जा रही थी, नानी माँ आस्था के बाद चेंज करने गई थी। इसका मतलब साफ था कि ये किडनैपिंग नानी माँ के लिए नहीं बल्कि आस्था के लिए की गई थी। ये बात जल्दी ही सबको समझ में आ गई थी और सब चौंक कर आस्था की ओर देखने लगते हैं। वही आस्था अब थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि अगर किडनैपिंग उसके लिए थी तो उसने किसी को क्या बिगाड़ा था, और उसका सिर्फ और सिर्फ इस शहर में एक ही दुश्मन है और वो है राजवीर जिंदल। और राजवीर जिंदल को तो पता भी नहीं कि आस्था कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, तो फिर इस तरह से भला आस्था को किडनैप करने की कोशिश कर सकता है। वही आकाश गंभीरता से बोला, मुझे लगता है शायद नानी माँ ठीक कह रही है। जरूर सोची समझी किडनैपिंग थी, क्योंकि मॉल के सीसीटीवी कैमरास आज ऐन वक्त पर बंद होना ही इस बात के निशानी है। तभी अरमान ने एक नज़र दादाजी की ओर देखा और नाखुश होकर बोला, अगर दादाजी सिक्योरिटी लाने से मना नहीं करते तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वही अरमान की बात सुनकर दादाजी ने अपना सर झुका लिया था। तभी ध्रुव दादाजी की साइड से बोला, लेकिन भैया इसमें दादाजी की क्या गलती है? हम लोगों को तो यही मानना था ना कि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। गलती हम सबकी है, हमें केयरफुल रहकर शॉपिंग करनी चाहिए थी। अब इस तरह से सारी बातें होते हुए देखकर नानी माँ को लगा कि कहीं ये सब लोग झगड़ने ना लग जाए। नानी माँ तुरंत रोब जमाते हुए बोली, अरे आप लोग परेशान क्यों होते हो? उन बदमाशों को हमने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। अरे झाड़ू से हमने उनकी इतनी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है कि वह आगे से किसी लड़कियों को नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। हम ऐसे थोड़ी ना उन्हें जाने देते। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, वहां का माहौल कुछ ही पल में हल्का फुल्का सा हो गया था और सभी मुस्कुराने लगते हैं और कहीं ना कहीं आहान को नानी माँ पर फक्र हो रहा था। वहीं दूसरी ओर अब राघव का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी जरा सी लापरवाही से उसे इतना बड़ा नुकसान होगा। उसे तो लगा था कि उसने आस्था को किडनैप किया है, लेकिन सच ये कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। एक तो अरमान सिंघानिया के वहां रहते हुए उसी की बीवी की किडनैपिंग करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन राघव ने फिर भी अपनी खुन्नस में और प्रियंका के सामने शेर बनने के लिए इतना रिस्क लिया था। सीसीटीवी कैमरा भले ही उसने बंद कर दिए थे, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसकी नजरें चारों तरफ थी सिवाय नानी माँ के। इसलिए आस्था और नानी माँ दोनों में ही उस वक्त फर्क नहीं कर पाया था और सीधा बेहोश करने के बाद फटाफट से पॉली बैग में उसने पैक कर लिया था। अब राघव अपना सर लटकाए हुए बैठा हुआ था। उसके दोस्त राघव को खरी खोटी सुनाने के बाद वहां से चले गए थे। वहीं प्रियंका को राघव ने एक जगह मिलने के लिए बुलाया था और वहां जाकर उसने सारा सच बता दिया था, किस तरह से तुम्हारी दादी अगवा हो गई थी और दादी ने हमें इतना मारा बहुत ज्यादा, क्योंकि राघव के हाथ पैर कमर पर झाड़ू के छपने के निशान मौजूद थे। और प्रियंका आग बबूला हो उठी थी और राघव की ओर देखकर बोली, तुमसे कोई काम ढंग का नहीं हो सकता है। राघव, क्या जरूरत थी यहाँ वहां देखने की? क्या तुम एक नजर उठाकर सामने नहीं देख सकते थे कि वह नानी माँ है या फिर ये आस्था है? अरे क्या तुम एक बूढ़ी औरत और साथ ही साथ एक जवान लड़की में फर्क नहीं पाए? हाँ। ये बोलकर प्रियंका राघव को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगी। तभी राघव प्रियंका पर चिल्लाता हुआ अकड़ते हुए बोला, अच्छा, अरमान सिंघानिया के रहते वहां से उसकी बीवी को अगवा करना क्या तो कोई मामूली है? मेरी बात समझ रही हो? हाँ, एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। ये बोलकर राघव गुस्से से अब प्रियंका को घूरने लगा था। वहीं प्रियंका तुरंत बात बदलते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती थी कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया है। क्योंकि प्रियंका राघव को नाराज होने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर राघव नाराज हो जाता है तो ये प्रियंका के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहता, क्योंकि प्रियंका की जिंदगी में और राघव के अलावा और कोई नहीं था। राघव ने प्रियंका की ओर देखकर मधोशी भरी आवाज में कहा, देखो, मेरा इरादा तो तुम्हारी बहन को अच्छा खासा सबक सिखाने का था, लेकिन फिलहाल मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और इससे पहले कि मेरा मूड ठीक नहीं होता, मेरा दिमाग नहीं चलेगा।
तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बोलकर जल्दी ही राघव ने प्रियंका का टॉप उतार दिया था और अपने होठों से उसे मदहोश करने लगा था। वहीं दूसरी ओर ऑलमोस्ट अब सबकी शॉपिंग ही गई थी। ऑलरेडी आस्था जो भी सामान उसे खरीदना था वो खरीदी चुकी थी और सबके सब एक बार फिर घर आ गए थे। अब सबके चेहरे मायूस थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग करे तो करे क्या। वो पहले किडनैपर को ढूंढे या फिर गांव का सफर कंटिन्यू करें, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा हादसा हो गया था तो कोई कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था और सब लोग गांव भी जाना चाहते थे कि इससे सबका मूड ठीक हो जाएगा। वहीं आहान ने भी सोचा था कि सभी मामलों से अलग अगर वह गांव में रहेगा तो आसानी से रौनक को पटा लेगा या उससे शादी के लिए एग्री करवा देगा। तो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में इस वक्त अलग अलग तरह के प्लान चल रहे थे। वही इस वक्त आस्था अविनाश दोनों ही एक दूसरे से बातें करना चाहते थे, क्योंकि दोनों की ही आंखों के सामने से वो सीन नहीं जा रहा था जब राजवीर जिंदल अपनी मरी हुई बीवी को कपड़े पहना रहा था और उस पर प्यार लुटा रहा था। दोनों काफी हद तक अंदर ही अंदर सहम से गए थे कि ये कितना खतरनाक आदमी हो सकता है। ये इंसान जो एक लाश के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है, इस इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तब अरमान ने एक नज़र सबकी ओर देखा और बिना एक्सप्रेशंस के साथ बोला, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो किडनैपर कौन थे उसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। अभी फिलहाल सबके सब गांव जाने की तैयारी करोगे, क्योंकि मैंने मारिया और टाइगर और देव को वापस बुला लिया है। वो यहाँ आकर सारा काम संभाल लेंगे। अब अरमान की बात सुनकर सबके चेहरे खिले उठे थे, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि ऐसी सिचुएशन में जब नानी माँ किडनैप होते होते बची थी तो क्या इस तरह से वो लोग गांव में जाने के लिए बोले ना बोले। लेकिन अरमान के कहने पर अब सभी खुश हो गए थे। वहीं दादाजी अब थोड़ा सा मायूस थे, क्योंकि अरमान ने दादाजी से काफी रूडली बात की थी। अरमान को लग रहा था कि अगर दादाजी सिक्योरिटी साथ में लाने को मना नहीं करते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसीलिए वह दादाजी को इसका सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो एक तरफ बैठे हुए थे, तब आस्था ने दादाजी की ओर देखा था। उनके पास जाकर चंचलता से बोली, क्या बात है दादाजी, आप इतना ज्यादा उदास क्यों हैं? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और हम बिल्कुल ठीक है। और आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, और वैसे भी बिना सिक्योरिटी के भी हमें बाहर जाना चाहिए। कम से कम इसी बहाने ये तो पता चलेगा कि हमारे हस्बैंड में, हमारे पतिदेव में कितनी ताकत है, कितनी ताकत नहीं है। ये हमेशा वो सिक्योरिटी के भरोसे ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए आस्था की ओर देखता है और मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी आफत अपने पति की ताकत आजमाना चाहती है। ये सोचते हुए अरमान तिरछा सा मुस्कुराया। अरमान भी दादाजी के पास गया था और अदब के साथ बोला, दादाजी आप भी चले तैयार हो जाइए। और उस वक्त मैं आपसे बदतमीजी कर बैठा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये बोला, सबकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। अरमान सिंघानिया और माफ़ी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आस्था प्यार में पड़ने के बाद अरमान सिंघानिया माफ़ी भी मांगने लगा था। अरमान के मुंह से माफ़ी सुनते ही दादाजी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और आगे बढ़कर उन्होंने अरमान को गले से लगा लिया था और अरमान ने भी बदले में दादाजी को गले से लगा लिया। एक पल के लिए सभी की आंखें नम हो गई थी। अरमान बहुत कम अपने इमोशंस दिखाया करता था। वही अरमान ने दादाजी को गले से लगाकर उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी की आप आस्था जैसी लड़की को मेरी जिंदगी में लेकर आए, वरना शायद प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, मैं कभी समझ ही नहीं पाता। ये बोलकर अरमान ने दादाजी के लिए अपने इमोशंस जताए। अब तो दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तभी सबके इमोशनल वाले माहौल को दूर करने के लिए आहान ध्रुव ने एक दूसरे को देखा और आहान बनावटी रोने की एक्टिंग करते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे तो कोई इस घर में प्यार नहीं करता है, एकलौते मेरे दादाजी थे, वह भी अरमान भाई ने छीन लिया, अब मुझे कौन प्यार करेगा। ये कहते हुए आहान की नज़र रौनक की तरफ गई और रौनक ने झट से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वह आहान को किसी भी तरह का कोई लिफ्ट नहीं करा रही थी, क्योंकि रौनक को लग रहा था कि आहान ने उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया है, तो शायद इसीलिए वो अब उस पर तरस खाकर उससे शादी करना चाहता है। लेकिन रौनक ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी।
रौनक एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी जिसे आज तक कभी किसी का कोई एहसान नहीं लिया था। उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। लड़कों के जैसा उसका लाइफस्टाइल था, लेकिन एक हादसे ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन फिर भी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती थी और ना ही आहान को खुद पर तरस खाने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो उसे बराबर इग्नोर कर रही थी। हाँ, अगर इस हादसे से पहले आहान उसे शादी के लिए प्रपोज करता तो हो सकता था कि रौनक उसे हाँ कह देती, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ये सुनकर कि टाइगर और मारिया और देव यहाँ वापस आ रहे हैं, सभी लोग रिलैक्स हो चुके थे। वह जानते थे कि उन लोगों को जो कोई भी काम दिया जाए आसानी से उस काम को वो कर लेंगे और उन किडनैपर को भी ढूंढ निकालेंगे। इतने वक्त गांव से भी वापस आ जाएंगे। वहीं अविनाश ने आस्था के पास जाकर उससे बड़ी धीमी आवाज में बोला, गोरी, तुम्हें किसी के लिए भी ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी जंग किसके साथ है। वो इंसान वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो शैतान है। वो डॉक्टर एक दरिंदा है और उसे हम इतनी आसानी से नहीं निपट सकते हैं। अगर वह कोई नॉर्मल इंसान होता तो हम उसे कब का मार चुके होते, लेकिन उसे मारने के लिए हमें अच्छी खासी साजिश रचनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उसकी जान ले पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम अपना मूड ठीक करो और हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमें उसके ठिकाने के बारे में पता लग चुका है। अभी फिलहाल हम गांव चलने की तैयारी करते हैं। अविनाश बड़े ही धीमे स्वर में आस्था को ये बात समझा रहा था, जिससे उनकी बात कोई भी नहीं सुन पाए। लेकिन अरमान आस्था के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। कहीं ना कहीं अरमान को शक हो गया था कि उसकी बीवी उससे कुछ छुपा रही है। ये शक ही काफी था अरमान सिंघानिया के ऑब्सेशन को हवा देने के लिए। अब जल्दी ही सब लोग अलग अलग गाड़ियों में जाकर बैठ गए थे। जानबूझकर दादाजी ने रौनक और आहान और साथ ही साथ ध्रुव को एक गाड़ी में बिठाया दिया। रश्मि आकाश के साथ थी और राधिका, नानी माँ और सुमित एक गाड़ी में थे और दादाजी एक अलग गाड़ी में थे। साथ ही साथ घर के कुछ नौकर भी साथ चल रहे थे ताकि वहां पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। स्पेशली खाना बनाने के लिए शेफ साथ चल रहे थे, क्योंकि गांव में जाकर उन्हें अपनी पसंद का खाना टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसीलिए कुछ शेफ साथ ही साथ एक दो गॉड्स दादाजी के साथ थे और अरमान अपनी बीवी के साथ अकेला सफर कर रहा था। एक गाड़ी पूरे के पूरे आस्था के खरीदे हुए शॉपिंग के सामानों से भर उठी थी। हालांकि अरमान इतनी सारी शॉपिंग देखकर चिढ़ रहा था, बेचैनी से सोच रहा था ना जाने इस आफत के कितने सारे दोस्त हैं। साथ ही साथ उसे जेलसी भी फील हो रही थी, लेकिन फिलहाल आस्था की खुशी के आगे वो मजबूर था, वरना अब तक तो सारे गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक चुका होता। जल्दी ही सफर शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर को जब इस बात की तसल्ली हो गई कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है, तो पूरे एक हफ्ते के बाद अबीर सिंह राठौर लौट आता है और जैसे ही वो अपने मेंशन में लौट के आया, उसे पता चल चुका था कि अरमान सिंघानिया उससे मिलने के लिए आया था। साथ ही साथ इस बात के बारे में पता चल चुका था कि वह आस्था को ढूंढते हुए आया था। तो ये बात और अबीर को काफी ज्यादा हैरान कर गई थी कि आखिरकार आस्था इस तरह से कहाँ जा सकती है। और फिर जल्दी ही वह सिंघानिया मेंशन गया। वहां जाकर उसे पता चल चुका था कि सभी लोग मैडम के गांव गए हैं। तब अबीर ने सोचा कि आखिरकार आस्था का गांव कहाँ हो सकता है, और अगर आस्था किडनैप हो गई थी तो वापस कैसे मिली। कहीं ना कहीं अबीर के दिमाग में इस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे और अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अबीर सिंह राठौर ने भी अब गांव जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन उससे पहले उसे गांव का पूरा पता चाहिए था। उसे पूरा पता अगर कहीं मिल सकता था तो वह था आस्था के मामा मामी यानी कि मनोज और सीमा के घर। तो इसीलिए अबीर सिंह राठौर सीधे तरीके से अब प्रियंका के घर निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर वही प्रियंका ने अपनी मां सीमा को भी बता दिया था कि इस तरह से राघव की किडनैपिंग फेल हो गई है, तो वह भी अपना सर पर दुपट्टा बांधे बैठे हुए थी, क्योंकि इस वक्त उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं प्रियंका पूरे 3 घंटे तक राघव को खुश करने के बाद अपने घर आई थी। उस वक्त वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, सीधा वह अपने बिस्तर में घुस गई थी और सो रही थी। लेकिन अबीर सिंह राठौर, जिसने बहुत पहले ही प्रियंका के मामा मामी के बारे में सब पता लगवा लिया था और साथ ही साथ इस बात के बारे में पता चल चुका था कि किस तरह से किन हालातों में आस्था की शादी अरमान से हुई थी, तो इसीलिए वो सीधा वहां आ गया था। मनोज जी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे, वो अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब जैसे ही
अबीर ने दरवाज़ा खटखटाया। सीमा झल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। उसे लगा कि जरूर प्रियंका के पापा दोपहर का खाना खाने के लिए घर आए होंगे। उसकी मुलाकात अभी तक अबीर से नहीं हुई थी, हालांकि प्रियंका ने अबीर को देखा था, लेकिन सीमा जी अबीर को नहीं देख पाई थी। अब उनका सर दर्द अबीर को देखते ही गायब हो गया था और वह तुरंत अपने सर के दुपट्टे को खोलकर साइड में रखते हुए अदब से बोली, जी आप कौन है और आप किससे मिलने के लिए आए हैं? अबीर को देखते ही सीमा की लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई थी। अबीर के साथ कितने सारे बॉडीगार्ड थे जो उसके पीछे खड़े हुए थे। अब अबीर सीमा को देखकर कड़क आवाज में बोला, मुझे प्रियंका से मिलना है। अब जैसे ही सीधे सीधे अबीर ने एकदम सपाट लहजे में प्रियंका का नाम लिया, सीमा तो अपने सपने बुनने लगी थी, जैसे कि प्रियंका और अबीर दोनों एक साथ हो, दोनों की शादी हो रही है, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। जल्दी ही उसने प्रियंका की शादी अबीर के साथ प्लान कर ली थी और साथ ही साथ उनके बच्चे भी सोचने लगी। अब सीमा को इस तरह से सोचते हुए देखकर अबीर ने अपने सीधे हाथ की चुटकी उसके सामने बजाई और सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, हेलो मैडम, कहाँ खो गई है? क्या आपको सुनाई कम देता है? मैंने बोला मुझे प्रियंका से मिलना है। प्रियंका यही रहती है ना? पर तब जल्दी से सीमा अपने ख्वाब से बाहर निकली और झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी 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 प्रियंका है। अंदर आए दामाद जी। अपने ख्वाब के अनुसार उसने अबीर को दामाद कहा। अबीर घुरकर सीमा को देखने लगा था, तभी जल्दी से सीमा अपनी बात बदलते हुए हड़बड़ा कर बोली, मेरा मतलब है आपने अपना नाम नहीं बताया ना, तो बस इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। तब अबीर बोला, मेरा नाम अबीर सिंह राठौड़ है। अब जल्दी ही अबीर का नाम सुनने के बाद ही सीमा को तो लगने लगा था कि कितनी बड़ी शख्सियत उनके यहाँ आया है, इसीलिए वो फटाफट से प्रियंका को उठाने के लिए जा पहुंचती हैं। लेकिन प्रियंका तो राघव के साथ रोमांस करने के बाद काफी हद तक थकी हुई थी, तो इसीलिए उसका बिल्कुल भी उठने का इरादा नहीं था। लेकिन फिलहाल जब सीमा ने सीधा पानी का भरा हुआ जग उठाकर अपनी बेटी के मुंह पर दे मारा था, प्रियंका झुंझलाकर उठकर बैठ गई। माँ, आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको दिखाई नहीं देता मैं सो रही थी, क्यों उठाया आपने मुझे? हाँ, प्रियंका चिल्लाकर सीमा से बोलती हैं। वही सीमा प्रियंका को शांत करते हुए, श कोई सुन लेगा, वो सुन लेगा। अब प्रियंका अपनी माँ को देखकर गुराते हुए बोली, कौन सुनेगा? आपको हो क्या गया है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या आप पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया? अब प्रियंका की बात सुनकर उसकी माँ गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, चुप हो जा नालायक, चुप हो जा। तुझे पता है कितना हैंडसम सा लड़का तुझसे मिलने के लिए आया है? वो तुझसे मिलना चाहता है, चल फटाफट से बाहर चल उसे। अब जैसे ही सीमा ने ये बताया, प्रियंका हैरान हो गई कि उससे मिलने के लिए भला कौन आ गया। राघव से तो अभी 3 घंटे में मिलकर आ रही है, तो भला कौन आ सकता है उससे मिलने के लिए? फटाफट से उसने चेंज किया। सीमा ने खुद सिलेक्ट कर उसे कपड़े दिए थे, कपड़े काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और रिवॉल्विंग थे। तब प्रियंका घुरकर अपनी माँ को देखते हुए शक भरी नजरों से देखकर बोली, ये सब क्या है माँ? आप मुझे ऐसे कपड़े क्यों दे रही हैं? मैं कोई पार्टी में थोड़ी ना जा रही हूँ। तब सीमा उसे चुप कराते हुए बोली, जस्ट शट अप, जैसा कह रही हूँ वैसा कपड़े पहन और बाहर आ जा। अब जल्दी से प्रियंका ने अपनी माँ के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे, जिसमें उसका आधे से ज्यादा बदन पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। कपड़े पहनकर जैसे ही वो बाहर आई और उसने अपने सामने अबीर को देखा तो वह पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उस वक्त प्रियंका पर अबीर ने केवल कुछ उचकती सी नजर डाली और उसकी ओर देखकर बोला कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। तब प्रियंका जल्दी से अबीर के ठीक सामने जाकर बैठ गई और हिचकिचाते हुए बोली, हाँ हाँ बताइए ना मिस्टर राठौड़, आपको मुझसे क्या काम आ गया? कहीं ना कहीं अबीर को देखकर प्रियंका की नीयत पूरी तरह से फिसल रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अबीर सिंह राठौड़ कितना ज्यादा अमीर आदमी है और कितना ज्यादा हैंडसम है। अगर अरमान के बाद कोई सबसे ज्यादा हैंडसम और अमीर है तो सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौड़ है। तब अबीर बोलता है,